सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है आपका सवाल आपका जवाब, मतलब जो ये क्वेश्चन है ये भारतीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग पढ़िए और आप लोग ही इसका आंसर दीजिए। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा है संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। और तीसरा, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 2 और 3, चौथा है केवल 3। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल गिरफ्तार। सरकारी आवास पर 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने की कार्रवाई। ईडी ने आवास की तलाशी ली। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। अतीसी ने कहा मुख्यमंत्री बने रहेंगे केजरीवाल, जेल से चलाएंगे सरकार। ईडी ने एक के बाद एक 9 समन भेजे थे, लेकिन पेश नहीं हुए थे केजरीवाल। आपको पता ही होगा, जो दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल है, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और शराबी घोटाले के मामले में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात तक इनसे पहले ईडी की जो टीम थी 2 घंटे पहले पूछताछ की, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अतीसी जो है, ये जो आम आदमी पार्टी के मतलब केजरीवाल के बाद दूसरी एक बहुत ही नेता है, बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने कहा कि जेल में रहते हुए चलाएंगे सरकार। आपको पता ही होगा कि हमारे संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने पद पे रहते हुए जेल में गिरफ्तार हो जाता है तो वो कार्य कर सकता है। जब तक उस पर कोई मतलब कानून, जब तक उसका जो लगाया गया आरोप हो, जब तक वो निर्दोष नहीं हो जाता तब तक वो अपना काम कर सकता है। जब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, संवैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, तब तक वो अपना कार्य कर सकता है। और आपको पता होगा देश स्वतंत्र भारत के पहले नेता होंगे जो मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा अभी हाल ही में कुछ महीने पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो पहले सीएम है जिन्होंने सत्ता पे रहते हुए, मतलब मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। और इनको ईडी ने लगातार 9 समन भेजे थे, लेकिन उनके सामने अभी तक पेश नहीं हुए थे। समन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट से भी नहीं मिली कोई राहत। आपको पता ही होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हाई कोर्ट पे याचिका दायर की थी कि इन्हें मतलब जो ईडी आरोप लगाई थी उससे बचाया जाए, इनको गिरफ्तारी से बचाया जाए। लेकिन आपको पता ही होगा कि जो हाई कोर्ट है अभी हाल ही में उसने याचिका खारिज कर दी है। उसके बाद जो ईडीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस अर्धसैनिक बल के जवान रहे तैनात। दिल्ली के मंत्रियों और आपके नेताओं कार्यकर्ताओं से आवास से कुछ दूरी पर रोका गया। आपको पता है कि इनके जो आवास के सामने जो भी मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए थे उन्हें कुछ दूरी पर रोका गया और 144 धारा भी लागू कर दी गई है। सीएम के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आज सुनवाई का करेंगे आग्रह। अब आपको पता ही होगा ये जो पूरा मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तक इसकी याचिका दायर की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या स्टे लगाती है कि नहीं लगाती, इसका जो मामला होगा उसके बारे में हम लोग देखते देंगे। अब आपको आज पूरी न्यूज़ में आपको यही ईडी केजरीवाल गिरफ्तार हुए, किस कारण से गिरफ्तार हुई, यही पे लेकर पूरा चर्चाएं चलेंगी। अब 2-3 दिन पूरी आप लोग को न्यूज़ में यही खबरें मिलेंगी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। 1 मई 1956 में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था। लेकिन वर्ष 2057 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया था। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए ईडी के बारे में। नई दिल्ली में आपका हेडक्वार्टर भी देखने को मिल जाएगा। अब क्या है ये पूरा आबकारी नीति घोटाला मामला, आपको बता दें ये जो पूरा मामला शुरू होता है दिल्ली के शराब नीति घोटाले से। मतलब शराब नीति मतलब हर राज्य में शराब वितरण होता है, मतलब
शराब की सेलिंग होती है, कि मतलब शराब की दुकानें किस आधार पे लगाई जाएंगी, कहाँ लगाई जाएंगी, कितनी दूरी पे लगाई जाएंगी, यही होता है पूरा शराब नीति घोटाला। इससे पहले लेकिन 2021 में जो दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने नई आबकारी नीति लेके आए थे। उन्होंने कहा था जो पहले का था वो बहुत पुराना हो चुका है, मतलब उसमें ये नहीं था कि मतलब एक जगह खूब ज़्यादा शराब की दुकान लग जाएगी, दूसरी तरफ शराब की कोई दुकान ही नहीं रहेगी। इसी पे इन्होंने आरोप लगाते हुए नई आबकारी नीति लेके आए थे। अब ये क्या है नई आबकारी नीति घोटाला, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी ले लें तो दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की। इसके बाद जुलाई 2022 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति के अनियमितता होने के साथ प्रबंधन संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। इसमें नीति ने कुछ गड़बड़ी होने के साथ ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने कई आबकारी नीति यानी 2021-22 के क्रियान्वयन में नियमों को उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देकर 22 जुलाई 2022 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। मतलब इसमें कुछ घपले हुए थे, कुछ घोटाले हुए थे, जिससे जो उपराज्यपाल थे उन्होंने सीबीआई की जांच की सिफारिश इसने की थी। सीबीआई की प्राथमिक के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। जो सीबीआई ने जांच की उसके बाद ईडी ने उसकी प्राथमिकता के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरा मामला दर्ज किया। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति के संशोधित करते हुए अनियमितता की गई और लाइसेंस को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसमें से लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया। इस नीति में सरकारी खजाने के 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की जानकारी की सिफारिश करने के लिए 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। जो पुरानी व्यवस्था चली थी ना उसी को फिर से बहाल कर दी थी। देख रहे हैं कि जो इसमें और उसके जो नेता है मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, सभी अभी जेल में ही बंद हैं। देखते हैं इसका क्या निकल के परिणाम सामने आता है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। केंद्र ने विकसित भारत संदेश भेजने पर चुनाव आयोग की रोक। कांग्रेस व त्रिपुरा की शिकायत पर आयोग ने की कार्रवाई, आईआईटी मंत्रालय के निर्देश। मंत्रालय ने व्हाट्सएप संदेशों को चुनावी घोषणा से पहले भेजने का किया था तर्क। अब देख रहे हैं आपको लोकसभा चुनाव की जो पूरी चरण बताया गया है कि किस चरण में कितने चुनाव होंगे। उसके बाद जो आदर्श संहिता हो वो लागू हो जाती है। उसके बाद अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी प्रावधान किए जाएंगे। इसका आपको मतलब कहा जा रहा है कि आचार्य संहिता लागू, इसका उल्लंघन भी हो रहा है ये सब करके जो मैसेज भेजे जा रहे हैं। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा चुनाव नजदीक है, रोकने के आदेश से अवस्था व अनिश्चितता फैल जाएगी और शीर्ष कोर्ट ने रोक की मांग वाली याचिका खारिज की। कहा नए चुनाव आयुक्तों पर किसी तरह का आरोप नहीं है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए कानून की वैधानिकता पर कोर्ट अगस्त में करेगी इसकी सुनवाई। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और जो अनूप चंद पांडे थे उनका जो सेवानिवृत्ति था वो पूरी हो गई थी। इसके बाद इन दोनों चुनाव आयुक्त का पद खाली हो गया था और अभी हाल ही में 15 मार्च को प्रधानमंत्री 3 सदस्यीय को बुलाकर नए चुनाव आयुक्त की घोषणा की थी, जिसमें 3 सदस्य में शामिल थे लोकसभा के विपक्ष का नेता, सबसे बड़ा विरोधी दल का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होता है। इसी में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसने अभी एक मतलब विरोध उठाया था कि किसी एक जो कानून मंत्री को मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जब ये नियुक्ति कर रहे थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि इस पर कोई मतलब इनका इनकार कर दिया, इसमें कोई जो आरोप जो नए चुनाव आयुक्त उन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया है। इसमें के बाद में इस पर कार्रवाई होगी। अभी इसे रोका गया क्योंकि लोकसभा का आपको पता है चुनाव आने वाला है जल्द ही। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता है भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। चुनावी बांड से जुड़ा सारा ब्यौरा हुआ सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किए चंदे की जानकारी। बॉन्ड खरीदने वाले से लेकर भुनने और उनकी तारीख जैसा कोड का ब्यौरा था शामिल इसमें। अब देख रहे जो चंदे की बात हो रही थी ना, चुनावी बॉन्ड, उसी की बात हो रही 2017 में आया था चुनावी बॉन्ड। इसके बारे में आप लोग जानते रहिए, इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले कई बार बता चुकी हूँ। अब देख रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी जुड़ी खबर मिलेगी। आज जो केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी उसी लेके बातें चल रही हैं। अब इधर आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबर मिलेंगी। कांग्रेस और वाम मोर्चा साथ आए तो बंगाल में हो सकती है त्रिकोणीय लड़ाई। राज्य में पहले माना जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस तृणमूल वाम मोर्चा गठबंधन से होगी सीधे टक्कर। माकपा के तृणमूल कांग्रेस
संग जाने का इनकार पर ममता ने अकेले लड़ने की थी घोषणा। और अब वाम मोर्चा कांग्रेस से बात बनती दिख रही है। देखने जो गठबंधन की बात हो रही है ना कि कितनी पार्टी मिलकर एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी, उसी की बातें हो रही हैं। अब आपको पता है लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। पहला चरण का चुनाव होगा, 102 सीटों पर वोट होगी। इसका नामांकन पत्र भी जारी हो गया है। इनके बारे में सब आप लोग जानते रहिए, कौन चुनाव कराता है, कौन क्या कराता है। तो आप लोग बस इतना याद रखें कि किस जगह में चुनाव होगा और ये सब चुनाव कराता है कौन है। अब नए चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनने वाली, सब इन सब के बारे में आप लोग जानते रहिए। जो आचार आदर्श संहिता, इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी जरूर रखिए। यही आप लोग का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। अब देख रहे हैं लोकसभा का चुनाव उद्घोष हो चुका है। आगामी 5 वर्षों के लिए शासन की बागडोर किसके हाथ में होगी, इसका उत्तर तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। परंतु बीते दशक में भारत में क्या देखा गया, इसका विश्लेषण उपयोगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार प्रबल संचालन संभावना है कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन सके। आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था पे पूरी आज जानकारी लिखी हुई है, पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। जब का परीक्षा पढ़ने से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। निरंतर विकराल होता भूजल का संकट। पानी के मामले में हमारा देश विश्व के समृद्ध देशों में शामिल है। इसके बावजूद जल संकट की गंभीरता चिंता का विषय है। यह संकट केवल पानी की कमी तक ही सीमित नहीं, इसका दुष्प्रभाव प्रकृति एवं कृत्रिम जल स्रोतों पर भी दिखाई दे रहा है। इन जल स्रोतों की तेजी से प्रदूषित होने, उनकी क्षमता कम होने और जलवायु परिवर्तन में बढ़ते खतरे के कारण जनप्रतिनिधियों को योजनाकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रबंधों और तथा समाजों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। लिहाजा इस और गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता भी है। अब देख रहे हैं कि जैसे बेंगलुरु वगैरह हो गया, यहाँ पानी की कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, संकट चल रहा है इस समय। फेड की ब्याज कटौती योजना से बाजारों में उछाल। 539 अंक बढ़ाकर 72,641 पर बंद हुआ BSI का मानक सूचकांक। निफ्टी 22,011 के स्तर पर पहुंचा। वैश्विक स्तर पर रही तेजी का घरेलू इक्विटी बाजार में दिखा असर और 5.72 लाख करोड़ रुपए बढ़ी निवेशकों की संपत्ति इस तेजी से। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी हुई मिलेंगी। अमेरिका ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। तिलमिलाए चीन ने कहा इस मुद्दे में अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश दोनों प्रदेशों में लेकर पहली बार सीधा ऐसा विवाद हुआ है। अब देख रहे जो चीन है वो कई बार ऐसे भारत पे ऐसे आरोप लगाते हुए कह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का हिस्सा है। तो उसी भी लेके जो अमेरिका है इसने अभी हाल ही में टिप्पणी की है कि अमेरिका जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उसी भी लेके चीन और अमेरिका का आमने सामने पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने विवाद हो रहा है किसी दूसरे देश के मामले में, किसी दूसरे देश का। देखिए इधर इसराइल और हमास का संघर्ष चल रहा है। यहाँ आपको खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। कुछ अलग होगा इस बार का धूम धड़ाका। इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां सत्र आज से शुरू। खुद को साबित करने उतरेंगे कई भारतीय सितारे। आपको पता ही होगा IPL 2024 इंडियन प्रीमियर लीग फर्स्ट मैच 22 मार्च को शुरू हो रहा है। CSK वर्सेस RCB के बीच होगा। यह मैच चेन्नई के अंदर होने वाला है और ये चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। ये 17वें क्रम का है और 10 टीम इसमें भाग ले रही है। इसके अंदर सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो मिचेल स्टार्क है। 24.75 करोड़ रुपए में KKR टीम ने इसने खरीदा था। IPL में 5 बार जो टीम जीत चुकी है ट्रॉफी, तो उनका आपको बता दें उनका नाम है MI यानी मुंबई इंडियंस और CSK चेन्नई सुपर किंग्स। ये दो ऐसी टीम है जिन्होंने 5 बार ये ट्रॉफी IPL की जीत चुकी है, अपने नाम कर चुकी है। IPL की शुरुआत होती है 2008 में और पहली बार राजस्थान विजयी टीम रही है और इस बार 2024 का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा कंपनी है। पिछले साल 2023 की विजयी टीम CSK थी और उप विजेता गुजरात टाइटंस था और ऑरेंज कैप सुमन गिल को मिला था और पर्पल कैप समी को मिला था। तो इस सब चीज़ के बारे में आप लोग जानते रहिए। और आज से शुरू हो रहा है IPL इंडियन प्रीमियर लीग 17वें क्रम का। इस सब के बारे में आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। ओजोन परत के लिए वियना कन्वेंशन अपनाया। 1985 में आज ही के दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया गया। इस पर 28 देशों ने हस्ताक्षर किए एवं 22 दिसंबर 1988 को लागू हुआ। इसका लक्ष्य ओजोन परत पर मानवीय गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करना और राष्ट्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। लंदन में पहली बार किया गया टैक्सीमीटर का इस्तेमाल। 1907 में आज ही
के दिन पहली बार लंदन में टैक्सीमीटर के साथ कैब का संचालन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ड्राइवर और यात्री दोनों के बीच की गई दूरी के बारे में बताकर किराए पर होने वाली बहस से बचाना था। टैक्सीमीटर का आविष्कार विल्हेम और वुडसन ने वर्ष 1891 में किया था। इधर आपको मूवी से जुड़ी खबर मिल जाएगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी है ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।